नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसे विषय पर गहन चर्चा करने जा रहे हैं जिसने देश के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिदृश्य में नया मोड़ ला दिया है। वक्फ संशोधन बिल 2025। ये सिर्फ एक कानूनी संशोधन नहीं बल्कि भारत की लाखों वक्फ संपत्तियों के भविष्य का सवाल है। देश भर में फैली 6 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां, जिनका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, अब एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही हैं। आइए समझते हैं कि यह बिल इन संपत्तियों के प्रबंधन को कैसे बदल देगा। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि वक्फ क्या होता है। वक्फ एक इस्लामिक कानूनी अवधारणा है जिसमें कोई संपत्ति धार्मिक, परोपकारी या निजी उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित की जाती है। इस संपत्ति की स्वामित्व ईश्वर को माना जाता है और इसके लाभ निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। एक बार संपत्ति वक्फ घोषित हो जाने पर इसे वापस नहीं लिया जा सकता या इसके उद्देश्य में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भारत में वक्फ बोर्ड लगभग 8,07,000 संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं, जो लगभग 6 लाख से अधिक एकड़ भूमि पर फैली हुई हैं और इनकी अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ है। भारत में वक्फ की परंपरा दिल्ली सल्तनत के समय से मौजूद है। सुल्तान मुइजुद्दीन सामगोरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांवों को वक्फ किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं सदी के अंत में प्रीवी काउंसिल ने वक्फ को सबसे खराब प्रकार की स्थायित्व कहकर इसकी आलोचना की और इसे अवैध घोषित किया। हालांकि 1913 के मुसलमान वक्फ वैधता अधिनियम ने भारत में वक्फ प्रणाली को मान्यता दी। स्वतंत्रता के बाद वक्फ अधिनियम 1554 लागू किया गया। आज़ादी के बाद से वक्फ प्रशासन कई बदलावों से गुजरा है। 1995 में वक्फ अधिनियम लागू हुआ, जिसने पहली बार एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया। अब लगभग 3 दशक बाद सरकार इस व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन ला दी है। इस नए संशोधन बिल के पीछे सरकार का मुख्य तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है। कई वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं और बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियों का उचित उपयोग नहीं हो रहा है। एक आंकड़े के अनुसार केवल 30% वक्फ संपत्तियां ही उत्पादक उपयोग में हैं। वक्फ संशोधन बिल 2025 के माध्यम से सरकार राज्य वक्फ बोर्डों के प्रशासन में केंद्र की भूमिका बढ़ाना चाहती है। यह महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि अब तक वक्फ प्रशासन मुख्य रूप से राज्य का विषय रहा है। इस बिल में प्रस्तावित है कि वक्फ बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सीईओ की नियुक्ति अब राज्य सरकारों के बजाय केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इस बिल का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि वक्फ संपत्तियों की पहचान और वर्गीकरण के लिए अब कठोर दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता होगी। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित करने के लिए कम से कम 30 वर्ष पुराने दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इससे अनधिकृत वक्फ घोषणाओं पर रोक लगेगी, जिनके कई मामले पिछले वर्षों में सामने आए हैं। वक्फ संपत्तियों के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए यह बिल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीजीएगी द्वारा सभी वक्फ बोर्डों के लेखा जोखा की जांच अनिवार्य करता है। साथ ही वक्फ बोर्डों की आय और व्यय का विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आम नागरिक भी इन संपत्तियों के प्रबंधन पर नज़र रख सकें। इस बिल के समर्थकों का कहना है कि यह वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और इन्हें समुदाय के कल्याण के लिए अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करेगा। वहीं विरोधियों का मानना है कि यह मुस्लिम स्वायत्तता में अनावश्यक हस्तक्षेप है और संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के विरुद्ध है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर उचित रूप से लागू किया जाए तो यह संशोधन मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में नए अवसर खुल सकते हैं। आगे के विश्लेषण में हम इस बिल के विभिन्न पहलुओं, इसके प्रमुख प्रावधानों, विवादों और संभावित प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह बिल न केवल एक धार्मिक समुदाय बल्कि पूरे देश के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। वक्फ की अवधारणा इस्लामिक इतिहास में गहरी जड़ें रखती है। ये परंपरा 7वीं शताब्दी से ही प्रचलित है, जब पैगंबर मोहम्मद के साथियों ने सामाजिक कल्याण के लिए अपनी संपत्तियां दान करना शुरू किया था। वक्फ शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका अर्थ है रोकना या समर्पित करना। इसका मूल सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति को स्थायी रूप से अल्लाह के नाम पर समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दे। भारत में वक्फ व्यवस्था का विकास मुख्यतः दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान हुआ। शासकों ने मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और यात्री निवासों के निर्माण और रखरखाव के लिए बड़े पैमाने पर भूमि और अन्य संपत्तियां दान की।
समय के साथ यह प्रथा आम मुसलमानों में भी फैली, जिन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा वक्फ के रूप में समर्पित करना शुरू किया। ब्रिटिश शासनकाल में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन मुतवल्ली नामक व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। हालांकि इस व्यवस्था में कई खामियां थीं और दुरुपयोग के मामले सामने आते रहे। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण के लिए कई कदम उठाए। पहला महत्वपूर्ण कानून 1954 में वक्फ अधिनियम के रूप में आया, जिसे बाद में 1995 में संशोधित किया गया। वक्फ अधिनियम 1995 ने वक्फ प्रबंधन को एक नई दिशा दी। इस अधिनियम ने राज्य वक्फ बोर्ड, केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ आयुक्त जैसे संस्थानों की स्थापना की, जिनके माध्यम से वक्फ संपत्तियों का व्यवस्थित प्रबंधन किया जा सके। राज्य वक्फ बोर्ड वक्फ प्रशासन का मुख्य स्तंभ है। ये बोर्ड राज्य सरकार द्वारा गठित होते हैं और इनमें 7 से 9 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में मुस्लिम विधायक, सांसद, धार्मिक विद्वान, वकील और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यों में वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, उनका सर्वेक्षण, मुतवल्लियों की नियुक्ति और निगरानी, संपत्तियों के रखरखाव की देखरेख और वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों का निपटारा शामिल है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को वक्फ के रूप में दान करना चाहता है तो उसे राज्य वक्फ बोर्ड में इसका पंजीकरण कराना होगा। इसी तरह अगर किसी वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण होता है तो राज्य वक्फ बोर्ड इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। यह एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करती है और इसका नेतृत्व केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री करते हैं। इसका मुख्य कार्य राज्य वक्फ बोर्डों को नीतिगत मार्गदर्शन देना, उनके बीच समन्वय स्थापित करना और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए मानक तय करना है। परिषद वक्फ से संबंधित कानूनों और नियमों में संशोधन के लिए भी सिफारिशें करती है। इसके अलावा यह वक्फ से जुड़े मामलों पर केंद्र सरकार को परामर्श देती है और वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए योजनाएं बनाती है। वक्फ आयुक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक महत्वपूर्ण अधिकारी है। इसका प्राथमिक कार्य राज्य में मौजूद वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करना और उनका विवरण तैयार करना है। आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य सरकार किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित करती है। वक्फ आयुक्त के पास वक्फ संपत्तियों के अभिलेखों की जांच करने, मुतवल्लियों से जानकारी मांगने और वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। वक्फ आयुक्त की भूमिका वक्फ संपत्तियों के सही अभिलेखन और पहचान में महत्वपूर्ण है। 1995 के वक्फ अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल थे, जैसे वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण, मुतवल्लियों के कर्तव्यों और अधिकारों का स्पष्टीकरण, वक्फ संपत्तियों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध और वक्फ न्यायाधिकरण की स्थापना। इसके अलावा इसमें वक्फ बोर्डों के वित्तीय प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश भी शामिल थे। हालांकि समय के साथ इस अधिनियम में कई कमियां भी सामने आईं। वक्फ बोर्डों में राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार के आरोप, अपारदर्शी कार्यप्रणाली और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग के मामले सामने आए। कई वक्फ बोर्ड वित्तीय अनियमितताओं के लिए आलोचना का केंद्र बने रहे। इन समस्याओं को देखते हुए 2013 में वक्फ अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए, लेकिन वे मौलिक समस्याओं को हल करने में पर्याप्त नहीं थे। इस पृष्ठभूमि में वर्तमान सरकार ने वक्फ संशोधन बिल 2025 प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य वक्फ प्रशासन में आमूल-चूल परिवर्तन लाना है। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों की लीज देने का अधिकार रखते हैं, लेकिन यह लीज अधिकतम 3 वर्ष के लिए ही दी जा सकती थी। इस प्रावधान का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के दीर्घकालिक हस्तांतरण को रोकना था, लेकिन इसने विकास परियोजनाओं के लिए वक्फ संपत्तियों के उपयोग को भी सीमित कर दिया। वक्फ बोर्डों का आय का एक प्रमुख स्रोत मुतवल्लियों से प्राप्त वार्षिक शुल्क है, जो आमतौर पर वक्फ संपत्ति की आय का 7% होता है। अलावा बोर्ड सरकारी अनुदान, दान और निवेश से भी आय प्राप्त करते हैं। हालांकि कई बोर्डों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है, जिससे वे वक्फ संपत्तियों के उचित प्रबंधन और विकास में चुनौतियों का सामना करते हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ वक्फ संशोधन बिल 2025 वक्फ प्रशासन की संरचना, संपत्ति प्रबंधन और वित्तीय पारदर्शिता में आमूल-चूल परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, जिसके बारे में हम अगले भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे। वक्फ संशोधन बिल 2025 में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने का प्रयास करते हैं। आइए इन प्रमुख प्रावधानों का विस्तृत विश्लेषण करें। प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन इस बिल का मुख्य आधार है।
सबसे पहले राज्य वक्फ बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO की नियुक्ति प्रक्रिया में आमूल चूल परिवर्तन किया गया है। पहले यह नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा की जाती थी, लेकिन अब यह अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। नए प्रावधान के अनुसार अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय सीधे CEO की नियुक्ति करेगा। इस परिवर्तन का उद्देश्य स्थानीय राजनीतिक प्रभाव को कम करना बताया गया है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह राज्यों की स्वायत्तता पर सीधा प्रहार है। उदाहरण के लिए, यदि हरियाणा राज्य वक्फ बोर्ड के CEO की नियुक्ति दिल्ली से होगी तो स्थानीय ज़रूरतों और चुनौतियों के आधार पर निर्णय लेना मुश्किल हो सकता है। केंद्रीय वक्फ परिषद की शक्तियों में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। नए प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय वक्फ परिषद को अब राज्य वक्फ बोर्डों के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार होगा। यदि परिषद को लगता है कि किसी राज्य बोर्ड का कोई निर्णय वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है या जनहित में नहीं है, तो वह उस निर्णय को निरस्त कर सकती है। इसके अलावा राज्य वक्फ बोर्डों के वार्षिक बजट को अब केंद्रीय वक्फ परिषद से मंजूरी लेना अनिवार्य हो गया है। यह प्रावधान वित्तीय अनुशासन लाने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे राज्य बोर्डों की स्वायत्तता प्रभावित होगी। उदाहरण के लिए, अगर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड वहां की स्थानीय मस्जिदों और मदरसों के विकास के लिए अपना बजट आवंटित करना चाहता है, तो उसे पहले दिल्ली से अनुमति लेनी होगी। परिषद को अब प्रशासनिक जांच के आदेश देने की शक्ति भी मिल गई है। यदि किसी वक्फ बोर्ड या मुतवल्ली के विरुद्ध अनियमितता या भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं, तो केंद्रीय वक्फ परिषद सीधे जांच का आदेश दे सकती है। यह प्रावधान भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद कर सकता है, लेकिन इससे राज्य स्तर पर स्वतंत्र जांच तंत्र कमजोर हो सकते हैं। संपत्ति प्रबंधन संबंधी प्रावधानों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक है 30 वर्षीय दस्तावेजीकरण नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत करने के लिए उस पर वक्फ के अधिकार के 30 वर्ष पुराने दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई मस्जिद 1990 में वक्फ बोर्ड के पास पंजीकृत हुई थी, तो उसे अब 1960 से अपने स्वामित्व के दस्तावेज दिखाने होंगे। यह प्रावधान वक्फ संपत्तियों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन पुराने दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण कई वैध वक्फ संपत्तियां इस शर्त को पूरा नहीं कर पाएंगी। लीज नियमों में संशोधन भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है। पहले जहां वक्फ संपत्तियों को अधिकतम 3 वर्ष के लिए ही लीज पर दिया जा सकता था, वहीं अब यह अवधि बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों पर दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना है। उदाहरण के लिए, अब कोई निजी कंपनी या शैक्षिक संस्थान वक्फ संपत्ति पर 30 वर्ष के लिए अस्पताल या स्कूल बना सकता है, जिससे वक्फ बोर्ड को नियमित आय मिलेगी और समुदाय को भी लाभ होगा। हालांकि आलोचक चिंता जता रहे हैं कि इससे वक्फ संपत्तियों का व्यावसायीकरण बढ़ेगा और उनका मूल धार्मिक सामाजिक उद्देश्य कमजोर होगा। बिल में वित्तीय पारदर्शिता के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय भी शामिल किए गए हैं। सबसे पहले, वक्फ बोर्डों के वित्तीय खातों की ऑडिट प्रक्रिया को मजबूत किया गया है। अब सभी वक्फ बोर्डों के खातों की ऑडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG द्वारा की जाएगी, जो सरकारी संस्थाओं के लिए सर्वोच्च ऑडिट संस्था है। इसके अलावा वक्फ बोर्डों को अपनी आय व्यय का विवरण सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है। हर तिमाही में बोर्ड को अपनी वेबसाइट पर वित्तीय विवरण अपलोड करना होगा, ताकि आम जनता इसकी जांच कर सके। ये प्रावधान जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डिजिटल भुगतान को भी अनिवार्य किया गया है। अब वक्फ बोर्ड और मुतवल्लियों को सभी आर्थिक लेन देन डिजिटल माध्यम से करने होंगे, जिससे नकद लेन देन में होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा। उदाहरण के लिए, मुतवल्लियों द्वारा वक्फ बोर्ड को दिया जाने वाला 7% योगदान अब सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से होगा। निधि आवंटन के संबंध में भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार हर वक्फ बोर्ड को अपने वार्षिक बजट का कम से कम 40% शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि वक्फ संपत्तियों से मिलने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा समाज कल्याण के मूल उद्देश्यों पर खर्च हो। बिल में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि राज्य वक्फ बोर्डों के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 11 की गई है, जिसमें अब महिलाओं और वकीलों की भागीदारी अनिवार्य कर दी गई है। प्रत्येक बोर्ड में कम से कम 2 महिला सदस्य और एक कानूनी विशेषज्ञ होना जरूरी होगा। बोर्ड के निर्णयों में विविधता और कानूनी शुद्धता आएगी। वक्फ ट्रिब्यूनल्स की शक्तियों में भी वृद्धि की गई है। अब ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन न करने पर कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें 2 साल तक की जेल या 50,000 रुपये तक का जुर्माना शामिल है। इससे वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई संभव होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है
वक्फ संपत्तियों का केंद्रीय डिजिटल रजिस्टर। इस प्रावधान के तहत देश भर की सभी वक्फ संपत्तियों का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसमें उनके स्थान, क्षेत्रफल, वर्तमान उपयोग और मुतवल्ली का विवरण शामिल होगा। यह डेटाबेस सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी वक्फ दावों पर अंकुश लगेगा। इन प्रावधानों के अलावा बिल में दूरगामी प्रावधान यह भी है कि वक्फ बोर्डों में अब गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति भी संभव होगी, हालांकि उनकी संख्या सीमित रहेगी। इसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों में विविधता लाना और उन्हें अधिक समावेशी बनाना है। संपत्ति विवादों के समाधान के लिए वक्फ संशोधन बिल में एक विशेष प्रावधान यह भी है कि अगर किसी संपत्ति को वक्फ घोषित किया जाता है और कोई व्यक्ति इस घोषणा से प्रभावित होता है तो उसे अपील करने के लिए 90 दिन का समय मिलेगा, जबकि पहले यह समय सीमा केवल 30 दिन थी। यह प्रावधान प्रभावित पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए अधिक समय देगा। कुल मिलाकर वक्फ संशोधन बिल 2025 वक्फ प्रशासन को आधुनिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का प्रयास करता है। हालांकि इसके कई प्रावधान विवादास्पद भी हैं, विशेष रूप से वे जो राज्यों की स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं और पुराने दस्तावेजों की आवश्यकता से संबंधित हैं। इन प्रावधानों के व्यावहारिक प्रभावों का आकलन आने वाले समय में ही संभव होगा। वक्फ संशोधन बिल 2025 अपने प्रस्तावित प्रावधानों के कारण कई विवादों का केंद्र बन गया है। आइए इन विवादों की गहन पड़ताल करें जो राजनीतिक, संवैधानिक और सामाजिक स्तरों पर व्याप्त हैं। सबसे पहले संवैधानिक विवादों पर नजर डालें तो अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 226 के बीच संघर्ष स्पष्ट दिखाई देता है। अनुच्छेद 246 के अनुसार भारत की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में धर्म एक राज्य का विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। दूसरी ओर अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का मौलिक अधिकार देता है। विरोधियों का तर्क है कि वक्फ संशोधन बिल राज्य सूची के विषय में केंद्र सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप है। उदाहरण के लिए, जिस तरह से इस बिल में राज्य वक्फ बोर्डों के CEO की नियुक्ति केंद्र सरकार के हाथों में दी गई है, वह संघीय ढांचे के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने इस प्रावधान का कड़ा विरोध किया। कई मुस्लिम संगठनों ने अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन एक धार्मिक मामला है और इसमें सरकारी हस्तक्षेप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के विरुद्ध बताया है। सरकार का पक्ष है कि वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक संस्था की तरह काम नहीं करते, बल्कि वे वक्फ संपत्तियों के प्रशासनिक निकाय हैं। इसलिए इनके प्रबंधन के लिए केंद्रीय कानून बनाना संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत वैध है, जो केंद्रीय और राज्य कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून को प्राथमिकता देता है। दूसरा महत्वपूर्ण विवाद ऐतिहासिक संपत्तियों से जुड़ा है। वक्फ संपत्तियों के रूप में ऐतिहासिक इमारतों के दावों ने कई बार विवाद खड़े किए हैं। दिल्ली का उदाहरण लें तो 2009 में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 123 ऐतिहासिक इमारतों को वक्फ संपत्ति घोषित करने का प्रयास किया था, जिनमें सफदरजंग का मकबरा और हुमायूं का मकबरा जैसी विश्व धरोहर स्थल भी शामिल थे। यह कदम पुरातत्व विभाग और सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ विवाद का कारण बना। नए बिल में इस समस्या के समाधान के लिए प्रावधान किया गया है कि किसी भी ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक महत्व की इमारत को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। हालांकि इस प्रावधान के विरोधियों का मानना है कि यह मुस्लिम समुदाय के ऐतिहासिक स्मारकों पर दावे को कमज़ोर करेगा। उनका तर्क है कि कई मुस्लिम स्मारक मूल रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाए गए थे और इसलिए उन्हें वक्फ संपत्ति माना जाना चाहिए। तीसरा प्रमुख विवाद है वक्फ से संबंधित ज़मीन विवाद। कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सरकारी या निजी ज़मीनों को अचानक वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। उदाहरण के लिए तेलंगाना में 2014 में 5,738 एकड़ भूमि पर वक्फ का दावा किया गया था, जिसने स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा किया था। नए बिल में 30 वर्षीय दस्तावेजीकरण नियम इसी समस्या के समाधान के लिए प्रस्तावित किया गया है, लेकिन यह अपने आप में विवादास्पद हो गया है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि पुराने दस्तावेजों की मांग अव्यावहारिक है क्योंकि कई पुराने दस्तावेज युद्धों, प्राकृतिक आपदाओं या सामान्य टूट फूट के कारण नष्ट हो चुके हैं। चौथा महत्वपूर्ण विवाद वक्फ दावों की प्रतिस्पर्धा से जुड़ा है। कई मामलों में मंदिरों, गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों की भूमि पर वक्फ दावों को लेकर विवाद उत्पन्न हुए हैं। 2022 में कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में एक विवाद सामने आया था,
जहां एक प्राचीन मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा था। नए बिल में इस समस्या से निपटने के लिए प्रावधान किया गया है कि वक्फ के दावों की जांच के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण होगा। इस न्यायाधिकरण में जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी होंगे जो अन्य धार्मिक संपत्तियों से संबंधित दावों की भी जांच करेंगे। लेकिन विरोधियों का मानना है कि यह न्यायाधिकरण वक्फ बोर्ड्स के हितों के खिलाफ काम करेगा। इन विवादों के अलावा बिल पर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी दिलचस्प हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को मुस्लिम पर्सनल लॉ में सीधा हस्तक्षेप बताया है। उनका तर्क है कि यह सरकार का एजेंडा मुस्लिम वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना है। भारतीय जनता पार्टी BJP का दावा है कि यह बिल सभी समुदायों के हित में है और इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा है, यह बिल वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए है, न कि किसी धार्मिक हस्तक्षेप के लिए। कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को राज्यों के अधिकारों का हनन बताया है। पार्टी के नेताओं ने तर्क दिया है कि यह बिल संघीय ढांचे को कमजोर करता है और धार्मिक मामलों में केंद्र के बढ़ते हस्तक्षेप का उदाहरण है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों ने भी बिल का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला है। इन दलों के नेताओं ने सवाल उठाया है कि सरकार मुस्लिम वक्फ संपत्तियों पर ही ध्यान क्यों केंद्रित कर रही है, जबकि अन्य धार्मिक संपत्तियों में भी कई अनियमितताएं हैं। धार्मिक नेताओं के बीच भी इस बिल पर मतभेद है। कुछ प्रगतिशील मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि वक्फ बोर्डों में सुधार की आवश्यकता है और पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय स्वागत योग्य हैं। दूसरी ओर परंपरागत धार्मिक नेताओं का कहना है कि यह बिल इस्लामिक कानून में सरकारी हस्तक्षेप है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद जैसे प्रभावशाली संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि यह बिल पारित हुआ तो वे सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। उनका आरोप है कि बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना और मुस्लिम समुदाय को कमजोर करना है। समाजशास्त्रियों का विश्लेषण है कि यह विवाद केवल कानूनी या प्रशासनिक नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की धार्मिक राजनीतिक गतिशीलता का प्रतिबिंब है। एक ओर मुस्लिम समुदाय अपनी धार्मिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है, दूसरी ओर सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रही है। निष्पक्ष विश्लेषकों का मानना है कि इस विवाद का समाधान दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने में है। वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता का सम्मान भी जरूरी है। ये संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, यही आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती होगी। वक्फ संशोधन बिल से जुड़े ये विवाद हमें भारत की जटिल धार्मिक सामाजिक वास्तविकता की याद दिलाते हैं, जहां प्रशासनिक सुधारों और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच सही संतुलन बनाना हमेशा एक चुनौती रही है। इस बिल की वास्तविक सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि यह कितनी कुशलता से इन दोनों पहलुओं के बीच संतुलन स्थापित कर पाता है। वक्फ संपत्तियों के वर्तमान प्रबंधन का चित्र आंकड़ों के माध्यम से समझें तो एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। उत्तर प्रदेश, जो भारत में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियों वाला राज्य है, के आंकड़े गंभीर चिंता का विषय हैं। राज्य में कुल 1,23,456 पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से केवल 32% का उत्पादक उपयोग हो रहा है। लगभग 18% संपत्तियां किसी न किसी प्रकार के विवाद में फंसी हुई हैं, जबकि शेष 50% से अधिक या तो अतिक्रमण की शिकार हैं या अनुपयोगी पड़ी हैं। महाराष्ट्र में स्थिति और भी गंभीर है, जहां राज्य वक्फ बोर्ड के अनुसार 92,215 वक्फ संपत्तियों में से 44% पर अवैध कब्जे हैं। इनका अनुमानित मूल्य 35,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जो राज्य के वार्षिक बजट का लगभग 10% है। इन अवैध कब्जों में से 60% से अधिक वक्फ बोर्ड के ही पदाधिकारियों या उनके संबंधियों द्वारा किए गए हैं, जो व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को दर्शाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का संयुक्त वक्फ बोर्ड एक अन्य उदाहरण है, जहां 77,764 वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन किया जा रहा है। इनमें से लगभग 37% संपत्तियों की आय का कोई हिसाब नहीं है। 2018 में एक ऑडिट के दौरान पता चला कि 570 करोड़ रुपए के लेन देन का कोई प्रमाण नहीं मिला, जो सिस्टम में व्याप्त पारदर्शिता की कमी को उजागर करता है। इन गंभीर आंकड़ों के बीच कुछ सकारात्मक उदाहरण भी हैं। केरल वक्फ बोर्ड इनमें से एक है, जो अपने कुशल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। केरल में कुल 12,350 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 85% का सक्रिय उपयोग हो रहा है। बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे 25 अस्पताल, 150 शैक्षणिक संस्थान और दर्जनों सामुदायिक केंद्र न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि सभी धर्मों के लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। केरल मॉडल की सफलता के पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं। पहला, बोर्ड में पेशेवर प्रबंधकों की नियुक्ति, जिन्हें
धार्मिक नेतृत्व के साथ साथ आधुनिक प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त है। दूसरा, वक्फ आय का 30% शिक्षा और 25% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने का नियम, जिसने समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तीसरा, डिजिटलीकरण। केरल वक्फ बोर्ड ने 2015 में ही अपनी सभी संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया था, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड भी एक सकारात्मक उदाहरण है, जहां 35,256 वक्फ संपत्तियों में से 92% का उपयोग शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किया जा रहा है। कर्नाटक मॉडल की विशेषता है स्वनिर्भर वक्फ की अवधारणा, जहां प्रत्येक वक्फ संपत्ति को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कश्मीर में वक्फ बोर्ड ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 2020 से 2023 के बीच बोर्ड की वार्षिक आय 34 करोड़ रुपए से बढ़कर 87 करोड़ रुपए हो गई है। ये वृद्धि मुख्य रूप से पारदर्शी प्रबंधन और डिजिटल भुगतान प्रणाली के कारण संभव हुई है। बोर्ड अब हर महीने 5 लाख तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रहा है और 4,500 मदरसों का संचालन कर रहा है। वक्फ संपत्तियों के आर्थिक महत्व को समझने के लिए कुछ राष्ट्रीय आंकड़े देखें। देश भर में 6 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। अगर इन संपत्तियों का कुशल प्रबंधन किया जाए तो ये हर साल लगभग 12,000 करोड़ रुपए की आय उत्पन्न कर सकती है। यह आंकड़ा वर्तमान में केवल 2,800 करोड़ रुपए है, जो क्षमता का केवल 23% है। संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया जैसे देशों में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से सीखने की बातें हैं। यूएई में वक्फ संपत्तियों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाया गया है। दुबई वक्फ फाउंडेशन, जो 2000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है, हर साल 300 मिलियन दिरहम, लगभग 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की आय उत्पन्न करता है। मलेशिया में जोहोर कॉरपोरेशन मॉडल एक अन्य सफल उदाहरण है, जहां वक्फ संपत्तियों को आधुनिक निवेश विकल्पों जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REITs में बदला गया है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि आय में भी 300% की वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस के आधार पर विशेषज्ञों ने भारत के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। पहला, वक्फ स्टॉक एक्सचेंज की अवधारणा, जहां वक्फ संपत्तियों का शेयरीकरण किया जा सके और आम लोग उनमें निवेश कर सकें। दूसरा, वक्फ इकोसिस्टम, जहां वक्फ संपत्तियों का उपयोग स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर और हब के रूप में किया जा सके। वास्तव में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन केवल एक धार्मिक या प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा है। अगर इन संपत्तियों का उचित प्रबंधन किया जाए तो ये न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। केरल और कर्नाटक के मॉडल से सीखकर हम एक ऐसी प्रणाली विकसित कर सकते हैं जहां पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक प्रबंधन के सिद्धांतों के साथ धार्मिक मूल्यों का भी सम्मान हो। वक्फ संशोधन बिल 2025 का उद्देश्य इसी दिशा में एक कदम है, लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह विभिन्न हितधारकों की चिंताओं को कितनी अच्छी तरह संबोधित करता है। वक्फ संशोधन बिल 2025 का भविष्य अनेक संभावनाओं और चुनौतियों से भरा है। आइए सबसे पहले कानूनी चुनौतियों पर नजर डालें जो इस बिल के सामने आने वाली हैं। बिल के पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ आने की पूरी संभावना है, विशेष रूप से अनुच्छेद 33 के तहत, जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। विरोधियों का मुख्य तर्क होगा कि यह बिल अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य विरुद्ध केंद्र का विवाद भी तीव्र होगा। विशेष रूप से राज्य सरकारें अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची का हवाला देते हुए तर्क दे सकती हैं कि वक्फ प्रबंधन राज्य का विषय है, न कि केंद्र का। यह मामला अंततः संवैधानिक पीठ के पास जा सकता है, जिसका निर्णय भारत के संघीय ढांचे पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। संभावित न्यायिक समीक्षा में बिल के कई प्रावधानों, विशेषकर 30 वर्षीय दस्तावेजीकरण नियम और केंद्रीय वक्फ परिषद को दी गई विस्तारित शक्तियों की वैधता की जांच होगी। ये प्रावधान पूर्वव्यापी प्रभाव के कारण और मौजूदा अधिकारों के संदर्भ में चुनौती का सामना कर सकते हैं। सामाजिक प्रभावों की बात करें तो मुस्लिम समुदाय के भीतर ही इस बिल के प्रति 2 स्पष्ट धाराएं नजर आ रही हैं। पहली है पारंपरिक नेतृत्व का विरोध, जो इसे अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला मानता है। इस समूह का मानना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाकर मुस्लिम स्वायत्तता को कम करेगा। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा युवा वर्ग इन सुधारों का स्वागत कर रहा है, खासकर पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रावधानों का। उनका मानना है कि वर्तमान वक्फ बोर्ड प्रणाली में
भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। यह समूह विशेष रूप से वक्फ संपत्तियों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अधिक उपयोग करने के पक्ष में है। आर्थिक प्रभावों की दृष्टि से बिल के दीर्घकालिक निवेश और लीज नियमों में बदलाव वक्फ संपत्तियों के आर्थिक मूल्य को बढ़ा सकते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में वक्फ संपत्तियों की वार्षिक आय 2,800 करोड़ से बढ़कर 8,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है, अगर सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण से संपत्ति विवादों में 45% तक की कमी आ सकती है, जो मुकदमेबाजी की लागत को कम करेगा और अदालतों पर बोझ घटाएगा। 2023 में केवल वक्फ संपत्ति विवादों से संबंधित 35,000 से अधिक मामले विभिन्न अदालतों में लंबित थे। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह बिल 2025 के आम चुनावों से पहले एक प्रमुख चर्चा का विषय बन सकता है। इस बिल के पक्ष और विपक्ष के बीच का विभाजन सिर्फ धार्मिक लाइनों पर नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण बनाम केंद्रीकरण के सिद्धांत पर भी आधारित होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक सहयोग संगठन OIC और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस बिल पर नजर रख सकते हैं। हालांकि अधिकांश पश्चिमी देशों ने पहले ही सराहना की है कि भारत ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाए हैं। व्यावहारिक कार्यान्वयन की बात करें तो बिल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी और मानव संसाधन दोनों की आवश्यकता होगी। वक्फ संपत्तियों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए अनुमानित 500 करोड़ रुपए और 5,000 प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। विश्लेषकों का मानना है कि अगले दशक में वक्फ संपत्तियां भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सूक्ष्म वित्त के क्षेत्रों में। केरल मॉडल, जहां वक्फ बोर्ड 150 से अधिक शैक्षणिक संस्थान चलाता है, पूरे देश में दोहराया जा सकता है। अंत में वक्फ संशोधन बिल 2025 की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह कैसे सांप्रदायिक संवेदनशीलताओं को संतुलित करते हुए आधुनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये बिल न केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बदलेगा बल्कि भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने और संघीय संरचना की परीक्षा भी लेगा। दर्शकों, आज हमने वक्फ संशोधन बिल 2025 के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। ये बिल सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि भारतीय समाज के महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को पुनर्परिभाषित करने का प्रयास है। आज की चर्चा से हमने जाना कि वक्फ व्यवस्था, जिसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी से हुई, वह आज हमने देखा कि कैसे 6 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन है, जिनका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। हमने यह भी समझा कि कैसे इस बिल के माध्यम से केंद्रीय वक्फ परिषद की शक्तियों में वृद्धि हुई है और राज्य वक्फ बोर्ड्स की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करें। CEO की नियुक्ति प्रक्रिया में परिवर्तन, 30 वर्षीय दस्तावेजीकरण नियम, लीज नियमों में वृद्धि, CAG ऑडिट की अनिवार्यता और शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर 40% बजट खर्च करने का प्रावधान। ये सभी बदलाव वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। हमने विवादों को भी गहराई से समझा। संवैधानिक प्रश्न, राज्य बनाम केंद्र की शक्तियों का मुद्दा और ऐतिहासिक संपत्तियों से जुड़े विवाद। मुस्लिम समुदाय में विभिन्न प्रतिक्रियाएं और राजनीतिक दलों के विरोधाभासी दृष्टिकोण इस बिल की जटिलता को दर्शाते हैं। केरल मॉडल और अन्य सफल उदाहरणों से हमने सीखा कि वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन कैसे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही हमने यह भी देखा कि कितनी वक्फ संपत्तियां अभी भी अपने पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रही हैं। भविष्य में इस बिल के सामने कई चुनौतियां होंगी, कानूनी लड़ाइयां, राज्यों का संभावित विरोध और समुदाय के भीतर मतभेद, लेकिन अवसर भी अपार हैं। बेहतर वित्तीय प्रबंधन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और समग्र सामाजिक विकास। ये बिल हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है। क्या हम धार्मिक स्वायत्तता और आधुनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं? क्या पारदर्शिता और जवाबदेही सभी धार्मिक संस्थाओं के लिए समान रूप से लागू होनी चाहिए? आप दर्शकों से अनुरोध है कि आप इस विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। क्या आप इस बिल को एक सकारात्मक सुधार मानते हैं या धार्मिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप? क्या आपका मानना है कि इससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर उपयोग होगा या यह संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है? ऐसे ही हम और देश की खबरों को आपके सामने बताते रहेंगे पूरी निष्पक्षता के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको देश की हर खबर का ज्ञान रहे। मैं अभिषेक बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। तब तक इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सोचते रहिए और अपने विचारों को हमारे साथ साझा करते रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत।